हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल साइंसेज क्विक बाइट्स। तो आज जो है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सिमिलैरिटी होती है, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जिनको हम सेल कहते हैं, जिनको हिंदी में कोशिका कहा जाता है, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले के चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप जो है चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके आप जो दूसरी वीडियो जो हैं वो आप देख सकते हो। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक बड़ी सी स्माइल के साथ। बच्चों, आज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, उनमें हमें मेनली पढ़ना है कि एक्चुअली सेल होता क्या है, सेल कैसे जो है हमारे बॉडी जो एक छोटे से सेल जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक सेल, जिनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो कैसे जो है इतने बड़े बड़े जानवर, इतने आप जैसे इंसान को बनाते हैं, वो छोटे छोटे सेल्स से बन जाते हैं। इसके बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि नॉर्मली जो अगर हम सेल्स को खुली आंखों से नहीं देख सकते तो क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको देखने के लिए। आप सब जानते होंगे माइक्रोस्कोप होता है, तो माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे सेल की डिस्कवरी हुई, किन्होंने ढूंढा, और सेल जो है कैसे ऑर्गेनाइज्ड होकर सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ये सब आपने पहले थोड़ा पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हिंट तो होगा ही होगा, है ना। और कैसे वो जाके ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। इसके बाद हम सेल्स में वैरायटीज़ देखेंगे, ठीक है, वेरिएशंस देखेंगे कि कैसे सेल के नंबर में वेरिएशन होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, कैसे अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं, अलग अलग साइज के सेल्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल मेनली किन चीज़ों से बना हुआ होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि प्लांट जो है कैसे अलग है एनिमल के सेल से, क्या चीज़ें जो प्लांट सेल्स को एनिमल सेल से अलग बनाती हैं। और फिर पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। तो नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, जो से प्रोकैरियोट्स कहते हैं, तो बैक्टीरिया से जो वगैरह जो होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। तो क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप सबने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़े ही होंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंस्टेड ऑफ देयर वेरिएशन इन देयर साइजेज एंड शेप्स, और उनके कैरेक्टरिस्टिक में कुछ भी हो, लेकिन उनमें एक सिमिलैरिटी होती है कि वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन होता है उनमें, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो हर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ तो होती ही होती है। और वो सिमिलैरिटी किन के बेसिस पे होती है, वो बेसिस यही बनाते हैं कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या बने होते हैं, सेल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आप जो है इस बॉडी को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को जो है आप मकान की तरह मान के देखिए। उस मकान में जो ईंट होता है, एक ईंट जो है वो एक सेल की तरह काम करता है, क्योंकि कोई भी मकान जो है ईंट को जोड़ जोड़ के बनता है, उसी तरीके से कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है वो सेल, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है। वो सेल जो है आपस में जुड़ जुड़ के फिर जो है आगे जाके ऑर्गेनिजम्स बनाता है। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे छोटे सेल्स से मिलके बने होते हैं, और वो सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़ के एक तरह के सेल्स ग्रुप होके वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। और वो टिश्यूज जो होते हैं वो आपस में मिलके फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन से फिर बहुत सारे ऑर्गन्स जो अगर एक ही फंक्शन कर रहे होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सिस्टम एक साथ मिलकर एक ऑर्गेनिजम्स बनाता है। तो अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शायद अभी आगे है, अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले सेल होता है, सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से फिर आपका एक ऑर्गेनिज्म बनता है पूरा पूरा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली हम कहते हैं। तो अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखो ऑर्गेनिजम्स के, तो जो सबसे नीचे आता है वो आता है आपका सेल। तो इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ को जो है डिटरमाइन करता है वो आपका सेल करता है। और उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ही क्यों कहा जाता है, नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर आप देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सबके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। यहाँ पे आपको इतने सारे ऑर्गेनिजम्स दिखाए हैं, बर्ड्स दिखाए हैं, इंसेक्ट्स दिखाया है आपको। सारे के सबके स्ट्रक्चर क्या सिमिलर है? नहीं, सबके स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, कोई दूसरी तरह का है, कोई दूसरी तरह का। मीन्स कहने का स्ट्रक्चर कोई स्टार शेप का है, किसी में 6 लेग्स होती हैं। तो
सबके जो है डिफ्रेंशिएशन है स्ट्रक्चर में या डिफरेंसेस हैं। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं वो कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करता है आपका सेल। तो स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होना है वो आपको कौन डिटरमाइन करता है? सेल डिटरमाइन करता है। आपका मकान का कहते हैं ना, मकान का ढांचा कैसे होगा? तो जैसे जैसे आप ईंट जोड़ते जाओगे वैसे ही तो ढांचा होगा मकान का, है ना। तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। फंक्शनल इसलिए कहते हैं कि अब जैसे आगे आप बहुत सारे सेल्स पढ़ोगे, नर्व सेल पढ़ोगे, आप मसल सेल पढ़ोगे, आप जो है रेड ब्लड सेल पढ़ोगे, तो सबके फंक्शन जो है अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि स्केलेटल मसल्स देखिए, नॉर्मली जो भी मसल्स वाले सेल होते हैं तो उनका काम क्या है? मूवमेंट में। आरबीसी का काम क्या है? वो आपके ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो हर सेल का अपना अपना फंक्शन होता है। और जो भी आपके मसल्स होते हैं वो मसल्स टिश्यू से बने हुए, और मसल टिश्यू मसल सेल से बना होगा, ठीक है। तो मसल सेल का जो फंक्शन है वो आरबीसी से बिल्कुल डिफरेंट है। और वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? सेल ही तो डिटरमाइन कर रहा है। तो हर बॉडी के किसी भी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके जो कौन सा फंक्शन जो करना है ये सब डिटरमाइन आपके सेल से ही होता है। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब एक चीज़ होता है कि इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो आपको पता है कि कुछ जो नॉर्मली कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ऑस्ट्रिच के अंडे वगैरह, उनको छोड़कर आप जो है सेल्स को नॉर्मली खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। और नॉर्मली एक मैग्नीफाइंग ग्लास, आप जैसे आप सिंपली देखते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पता होता है, तो वो सबसे सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप होता है। और उसका जो है 10 to 25 टाइम्स जो है मैग्नीफिकेशन वो जो है नॉर्मली दे देता है, अगर अच्छा वाला अच्छी क्वालिटी का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो। लेकिन ये इतने भी ज़्यादा नहीं होते कि आप जो है सेल्स के अंदर इनर पार्ट्स वगैरह देख सको। तो इसके लिए जो है स्पेशल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं। और ये जो है आपके 5000 टाइम्स जो है मैग्नीफिकेशन तक दे सकता है। इसके बारे में और भी जब हायर क्लासेज में जाओगे तो आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप आते हैं। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो सब आप देख सकते हो। और ये जो माइक्रोस्कोप है आप नॉर्मली जो भी हायर क्लासेज में, तो नॉर्मली स्कूल के लैब्स में तो होता ही होता है। और जो भी पैथोलॉजी वाले लैब होती हैं जहाँ पे स्टूल या ब्लड वगैरह के ऐसे चेकअप, कोई भी डिजीज़ होता है आपको तो चेकअप करने के लिए, तो नॉर्मली इन्हीं का माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और उनके अंदर वो देखते हैं कि कोई माइक्रोब तो नहीं आ गया, या कुछ ऐसे सेल्स में कोई वो बीमारी तो नहीं, मतलब सेल्स में कोई क्या कहते हैं उसको, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इसी के बारे में हम नॉर्मली माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और इसके साथ साथ नॉर्मली जो भी बॉटनी के स्टूडेंट्स या जोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइफ साइंस पढ़ते हैं, वो प्लांट के टिश्यू वगैरह कैसे हैं, एनिमल्स का टिश्यू कैसा है, सेल्स कैसा है, इसको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप माइक्रोस्कोप खुद ब खुद यूज कर लोगे, उसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं होती। नॉर्मली इसमें क्या होता है कि ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे हम ग्लास स्लाइड में स्पेसिमेन रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से नॉर्मली हम देखते हैं, ठीक है। और यहाँ ये आई पीस होता है, यहाँ से हम देखते हैं। तो नॉर्मली जो लाइट यहाँ से एक लाइट का सोर्स होता है। तो नॉर्मली दो तरह के होते हैं, या तो यहाँ पे लेंस लगा हुआ होता है या नॉर्मली यहाँ पे बल्ब जल रहा होता है। तो नीचे से लाइट जाता है और ये मैग्नीफाइंग होकर इस लेंस से, नॉर्मली ये 3 यहाँ पे लेंस अगर दिखाएं, एक्चुअली 4 होते हैं, एक पीछे दिख नहीं रहा होगा। तो एक 10x का, 40x का जो है 10, 20, 40 और 100x के मैग्नीफिकेशन वगैरह वाले जो नॉर्मली होते हैं। और हाँ, इसके बाद जो है आपके ये इसको आप घुमा के जो है आप खुद चूज कर सकते हो कि कितने मैग्नीफिकेशन का आपको जो है देखना है। तो ये तो माइक्रोस्कोप की बात हो गई। अब बात आती है कि डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है रॉबर्ट हुक का, जो कि इंग्लिशमैन थे। और उन्होंने सबसे पहले 1665 में ही सेल की डिस्कवरी कर दी थी। और उन्होंने मेनली कॉर्क सेल को देखा था। तो नॉर्मली जो प्लांट के जो कॉर्क सेल होते हैं, जो देखा होगा बोतल के ढक्कन वगैरह में भी जो है कॉर्क का ढक्कन होते हैं, या जो सटल कॉर्क होता है उनके पीछे जो लकड़ी सा जो होता है वो कॉर्क ही होता है। तो इनके देखा था। और कॉर्क एक्चुअली डेड सेल होता है। तो उन्होंने सबसे पहले कॉर्क के अंदर सेल देखा था खुद का माइक्रोस्कोप बना के। और यही जो सेल है उनको दिखाया जाता है कि सबसे पहले उस सेल को देखा गया था। और वो नॉर्मली जो कॉर्क थे वो आपको बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स दिखे थे। और इन्होंने इस कंपार्टमेंट्स को क्या कहा था? सेल कहा था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक जो है वो सबसे पहले उन्होंने देखा था। और
स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म, जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो नॉर्मली जो सेल्स होते हैं वो एक जैसे सेल्स क्या होते हैं कि ग्रुप होके फिर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू, तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ द सेम साइज। तो देखिए कभी भी ग्रुपिज्म करते हैं तो सेम टाइप के लोगों को हम एक साथ लाते हैं ना, ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम साइज के सेल सेम शेप के होने चाहिए और सेम जो है फंक्शन के वाले सेल्स को हम क्या करते हैं, ग्रुप करके एक साथ ला के उनका हम क्या बनाते हैं, टिश्यू बनते हैं। फिर वो जैसे कि आपके मसल टिश्यू हो गए या नर्व टिश्यू हो गए। ठीक है, और ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन होता है कि अब जब आपके नॉर्मली एक या एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू जब आपके एक साथ मिलकर, जिनको आप नॉर्मली इतने बड़े होते हैं कि उनको आप खुली आंखों से देख सकते हो। तो ऑर्गन जैसे आपके हार्ट हो गए, ब्रेन हो गए, लंग्स वगैरह, ये सारे, और प्लांट्स में अगर आप देखो तो लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, ये सब क्या होते हैं, उनके ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन जो है अकेले काम नहीं करता, नॉर्मली बहुत सारे ऑर्गन जो है एक एसोसिएटेड होके एक प्रॉपर फंक्शन करते हैं। जैसे कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पढ़ते हो कि लंग्स होता है, आपका ट्रैकिया वगैरह होता है, ब्रोंकाई होता है, मेनली रेस्पिरेटरी डक्ट वगैरह होता है। अगर आप डाइजेशन ही देखते हो तो आपका मेनली स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, आपका माउथ होता है, इसोफेगस वगैरह होता है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन जो होता है वही चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपके बहुत सारे ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, और फिर वही ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो है मिलके आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके आप क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ठीक है, एस्केरिस जो है एक, जिनकी वजह से एक एस्केरियासिस डिजीज़ होता है, नेमाटोड, इसके बारे में आप हायर क्लासेस पढ़ोगे और अच्छे से। तो नॉर्मली इनमें एक चीज़ होता है कि इनमें जो कौन से ऑर्गन्स में कितने सेल्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स हमेशा फिक्स्ड होता है, और नॉर्मली जब ये उनके अंडे हैच होते हैं तभी से ये चीज़ नंबर अटेंड कर लिया जाता है कि इतने ही सेल्स जो है उनके ऑर्गन्स में होगा और इस फिनोमेना को हम यूटेली कहते हैं। ठीक है, तो मीन्स किसी ऑर्गन में कितने सेल्स होने चाहिए ये जो है उनमें फिक्स्ड रहता है, और इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, यूटेली कहते हैं। अब देखिए वेरिएशन देखना है हमें सेल शेप और साइज में। तो नॉर्मली अगर हम सेल नंबर्स में वेरिएशन देखें तो नॉर्मली नंबर्स के आधार पे हम ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बांटते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम उनको कहते हैं कि यूनि मीन्स वन। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए आपके ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, पायरेमीशियम, यूग्लिना वगैरह, ये जो हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपका एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अभी तो जितने फंक्शन होते हैं वो ऑर्गन्स करते हैं, और ऑर्गन टिश्यू से बनता है, और टिश्यू सेल्स बहुत सारे सेल्स से बनता है। तो अगर सिर्फ एक सिंगल सेल होगा तो वो फिर अपने लाइफ को कैसे, क्योंकि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं तो उनमें भी रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सारी प्रोसेस होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी अमीबा या जो भी ईस्ट होता है वो उसके सिंगल सेल ही सारे फंक्शन, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो मूवमेंट वगैरह हो, वो अमीबा में आपने देखा होगा कि जो डाइजेशन होता है उनके जो फूड्स वगैरह होते हैं सिंपली डिफ्यूज कर जाते हैं, और वो स्यूडोपोडिया के, वो मीन्स इंगल्फ करता है फूड को, वो फूड को क्या करता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू इंगल्फ करता है, और जो भी एक्सक्रीशन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू निकल जाता है, या और जो भी अमीबा होता है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो ये सब हमने पढ़ रखा है। तो वो सिंगल सेल ही जो है वो सारे फंक्शंस क्या करता है। तो ये आपको कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दिखा रखे हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है मल्टी मीन्स मैनी होता है, और इसके एग्जांपल्स आपको क्या है, डॉग, फ्रॉग, एलिफेंट, जो भी आप देखते हो वो सारे जो है आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये तो नंबर्स के आधार पे हो गया। शेप के आधार पे अगर आप देखा जाए तो कुछ सेल जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, उनका कोई शेप नहीं होता। जैसे अमीबा आपका ऐसा होता है, कोई शेप नहीं होता। ठीक है, उनका कोई शेप नहीं होता। कुछ जो होते हैं वो राउंड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, जैसे कि आपके एग सेल होते हैं, और जैसे कि आपका रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, कुछ सेल जो है आपके स्पिंडल शेप हो जाते हैं। स्पिंडल का मतलब होता है कि जो बीच में थोड़े से ब्रॉड होते हैं और टिप पे नैरो हो जाते हैं, पॉइंटेड हो जाते हैं। तो जो भी आपके मसल सेल्स होते हैं वो आपके स्पिंडल शेप के होते हैं। इलोंगेटेड और ब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका नर्व सेल, ये लंबा सा होता है और जो एंड पे होता है वो ब्रांच लाइक होता है। तो इसी को जो है आपका
नर्व सेल कहा जाता है, जो नॉर्मली आपके नर्वस टिश्यूज या नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड होता है, सिग्नल्स वगैरह को जो भेजता है। ये आपका स्पर्म सेल है, ये एग सेल है। एक्चुअली ये थोड़ा सा वो हो गया है, ये आपका एग सेल होता है और ये आपका स्पर्म सेल होता है। यहाँ पे इनका एक टेल होता है। तो ये ह्यूमन का स्पर्म होता है, जिसके बारे में आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। कुछ जो होते हैं किडनी शेप के हो सकते हैं, जैसे कि आपके गार्ड सेल, जब आप स्टोमेटा पढ़ते हो तो वो किडनी शेप के होते हैं। और कुछ जो है लॉन्ग और रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, जैसे कि आपके मेसोफिल सेल्स वगैरह होते हैं। तो जब आप प्लांट के लीफ टिश्यू पढ़ोगे ना, तो उनके एपिडर्मिस के नीचे जो है आपके इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, जिनको हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। उनके बीच में जो है आपके क्लोरोप्लास्ट जो है, जो फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोफिल जो आप जानते हो पिगमेंट के बारे में, उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो सेल का शेप होता है वो फंक्शन में हेल्प करता है। इसके बारे में जब आप हायर क्लास में जाओगे तो और अच्छे से ये चीज़ों को आप जो है अच्छे से इस चीज़ों को समझ पाओगे। जैसे कि इनमें जैसे स्पर्म टेल में जो है, स्पर्म में जो टेल होता है वो उनको स्विम करने में हेल्प करता है। जो ये बायकॉन्केवल जो है ब्लड सेल होता है, ये इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें आप हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी की जरूरत आपको जरूरत नहीं है। साइज के आधार पर अगर हम देखा जाए, साइज के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ जो है आपके नॉर्मली माइन्यूट से, नॉर्मली ये जो है आपके माइक्रोमीटर में, हम माइक्रोमीटर में दिखाते हैं। माइक्रोमीटर का मतलब होता है, एक माइक्रोमीटर में का मतलब होता है आपके 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, तो 10 के पावर -6 मीटर होता है एक माइक्रोमीटर में। तो कुछ सेल जो है वो नॉर्मली आपके 2 to 5 माइक्रोमीटर तक वेरी करते हैं। और सबसे बड़ा जो नॉर्मली आप खुली आंखों से देख सकते हो, वो जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, जो अराउंड 18 सेंटीमीटर बड़ा होता है, और वो जो है सबसे बड़ा जिनको आप देख सकते हो। इसके बाद प्लांट्स में जो है आपके साइकस जो प्लांट होता है, ठीक है, आप नेट पे सर्च करना, ओव्यूल का जो साइकस होता है वो नॉर्मली ऐसे यहाँ पे बड़े बड़े से गोल गोल से उनके ओव्यूल्स होते हैं, और उनको जो है आप खुली आंखों से देख सकते हो। ठीक है, एसिटाब्यूलेरिया जो है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपका एल, नॉर्मली एल्गा होता है। माइक्रोब्स में हमने एल्गा के बारे में पढ़ा हुआ है। तो एसिटाब्यूलेरिया जो होता है और उनका जो नॉर्मली 10 सेंटीमीटर का होता है। मनीला हेम जो कैनबिस होता है, इसके बारे में आप जो है जिससे हमारे तक जो भांग वगैरह के जो पौधे होते हैं ना, वो हेम्प, तो उनका जो मनीला हेम्प का जो फाइबर होता है वो आपके 10 सेंटीमीटर होता है लेंथ में। और जो कुछ सेल जो है नॉर्मली लॉन्ग होते हैं, जैसे कि आपके लंबे होते हैं। नर्व सेल जो होते हैं वो लंबे सेल्स होते हैं, लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो ये बहुत सारी वेरिएशन जो है आप नॉर्मली देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल जो है नॉर्मली किन चीज़ों से बना हुआ होता है। तो इवन आपके सेल में कितनी भी वेरिएशंस आ जाए, चाहे वो शेप में आ जाए, चाहे वो साइज में आ जाए, नंबर्स में आ जाए, लेकिन उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना हुआ होगा। जैसे कि अगर प्लांट सेल है तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सब में होगा, एक मेम्ब्रेन होगा, एक साइटोप्लाज्म। तो ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं, एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो नॉर्मली जो जनरलाइज सेल होता है उनमें सबसे अगर देखा जाए तो सबसे बेसिक जो होता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन होगा, एक न्यूक्लियस होगा सेंटर में, और साइटोप्लाज्म होगा। ये जो होते हैं लिविंग पार्ट्स होते हैं, और ये जो सेल को जो है लिविंग सेल बनाते हैं। अगर ये लॉस्ट हो जाते हैं तो जो सेल है वो डेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली स्कूल में वहाँ पे माइक्रोस्कोप होता है, तो नॉर्मली उनको करके दिखाया जाता है, चिक सेल की जो है वो दिखाया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, स्पैचुला से जो है आपको बस जो मुकोल के अंदर के साइड जो है आपको चिक के जो सेल्स होते हैं, या टूथपिक से जो है आप उनको स्केच करते हो, और उनको ग्लास स्लाइड पे रख के फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, मिथाइलिन ब्लू से डाई से उनको स्टेन करके, तो आपको सेल्स ऐसे दिख जाते हैं। तो इवन अभी तो प्रॉब्लम्स हैं तो हम नहीं देख सकते हैं अभी, तो आप इनका जो है यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियोज़ वगैरह जो है आप देख सकते हो, उनमें नॉर्मली कैसे करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको देखना चाहिए कि नॉर्मली कैसे स्लाइड वगैरह बनाया जाता है, कैसे देखा जाता है सेल्स को, और माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता कैसा है। एक चीज़ आता है प्रोटोप्लाज्म। तो नॉर्मली प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि जेली लाइक सब्सटेंस, जो भी सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है उनको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो नॉर्मली प्रोटोप्लाज्म दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी पाया जाएगा उनको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे,
और न्यूक्लियस के बाहर जो भी जेली लाइक सब्सटेंसेस होंगे उनको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होल दी जेली लाइक सब्सटेंस, और न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, और अगर न्यूक्लियस के बाहर है तो साइटोप्लाज्म। तो नॉर्मली प्रोटोप्लाज्म में ये देखा गया है कि 70% जो है वो सिर्फ वाटर होता है, और 30% जो बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हो, ऑयल्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये सारी चीज़ें उनमें मिली हुई होती हैं, और उनके साथ कुछ आयंस वगैरह भी मिले हुए होते हैं। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो सेल अगर आप देखा जाए तो मेम्ब्रेन जो है नॉर्मली कोशिका झिल्ली हिंदी में कहते हैं। तो जैसे कि ये बाउंड्री के जैसा जो है आपका क्या करता है कि वर्क करता है, ठीक है। तो नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अगर आप सेल को नॉर्मली अगर माना जाए कि सेल को अगर टाइनी बैग हम मानते हैं, तो उस टाइनी बैग का जो कवरिंग है वो क्या होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो किसी भी सेल की जो कवरिंग होती है वो कवरिंग जो है सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ये जो है आपके सेल के शेप को और साइज को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। इसके साथ साथ जो है ये अलाउ करता है कि कौन से चीज़ों को अंदर जाना है और किन को नहीं जाना है। तो इसीलिए इनको जो है सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। परमिएबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को अंदर जाने देना या नहीं जाने देना। सेलेक्टिव का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को ये अंदर जाने देंगे और कुछ चीज़ों को ये अंदर जाने नहीं देंगे। तो ये जो सेलेक्टिवनेस होती है, ये जो सिलेक्शन करता है, वो इसी प्रॉपर्टी को हम सेलेक्टिव परमिएबिलिटी कहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है आपका सेल मेम्ब्रेन करता है, और इसके साथ साथ आपके सेल को शेप और साइज देना को कंट्रोल करना भी सेल मेम्ब्रेन का काम है। तो ये इनका फंक्शन हो गया। सेल वॉल जो है वो एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मली जब आप जानते हो कि प्लांट जो है मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए एक्स्ट्रा एक आउटर वॉल बनाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, सेल में प्रेजेंट होता है। तो एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल होता है जिनको हम सेल वॉल कहते हैं। और चूँकि ये थिक होते हैं, रिजिड होते हैं, और इसके साथ साथ परमिएबल होते हैं। ये सेलेक्टिव परमिएबल नहीं होते हैं, ये परमिएबल होते हैं, चीज़ों को अंदर जाने देंगे। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है। और ये नॉर्मली प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि प्लांट का सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे याद रख सकते हो कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, आपके बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और आपके फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। इन चीज़ों को आपने पढ़ रखा है, इसीलिए मैंने बता दिया कि इन तीनों में आपके सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये जो है इन खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे एनिमल्स के रिस्पेक्ट में देखो तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइक्रोब्स वगैरह से, ठीक है। आउटर जो है इन्वायरमेंट से वो बच सकते हैं, कपड़े वगैरह पहन के, क्लॉथ्स वगैरह पहन के, हेयर्स वगैरह होते हैं। लेकिन प्लांट्स वगैरह ऐसा नहीं कर सकते, तो उनको खुद को बचाने के लिए उनमें क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगा, तो एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब आपका आता है साइटोप्लाज्म। साइटो जो है टर्म बना है काइटो से, मीन्स होलो, प्लाज्मा मीन्स लिक्विड। तो वही जो आप मैंने पढ़ा है आपको, जेली लाइक लिक्विड जो होते हैं, जो नॉर्मली आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। तो आप जो सेल मेम्ब्रेन देखते हो, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे जो आपने ये देखा, तो ये जो सबसे बाहर है ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो है सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेंटर में आपके न्यूक्लियस होता है, ठीक है। नॉर्मली ये आपके एनिमल सेल को दिखाया गया, ये आपका एनिमल सेल है। तो इसमें न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये पूरा जो वाइट टाइप का जो सब्सटेंस है, पूरा का पूरा जेली लाइक सब्सटेंस है, इनको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इनमें आपके सेवरल नंबर्स ऑफ जो है कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो सेल के अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो जानते हो आप, वो सारे जो होते हैं उनको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और इसके साथ इन्हीं में आपके सेल ऑर्गेनेल में आपके माइटोकॉन्ड्रिया आता है, गोल्जी बॉडीज आते हैं, राइबोसोम्स आते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। सबके बारे में फंक्शन एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सारे केमिकल फंक्शन और जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ये सारे जो है आपके साइटोप्लाज्म में ही होता है। जो भी सिंथेसिस वगैरह होता है, वो जो रेस्पिरेशन वगैरह आप पढ़ते हो, सुनते हो, ये सारी चीज़ें जो है आपके साइटोप्लाज्म में होती हैं। और ऑब्वियसली दूसरे ऑर्गेनिल्स भी जो हैं इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन में आपका माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व रहता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में आपके रिएक्शंस होता है, ये फंक्शन होता है। न्यूक्लियस जो है इनको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इनको जो है ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेल को क्या काम करना है ये सारा जो है यही कंट्रोल करता है। तो नॉर्मली ये लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल होता है, और नॉर्मली ये स्फेरिकल होता है, डेंस होता है, मीन्स
कंसंट्रेटेड होता है अंदर से। और नॉर्मली ये सेल, अगर एनिमल सेल को देखा जाए तो ये सेंटर में लोकेटेड होता है। अगर प्लांट सेल को देखेंगे तो उनमें एक वैक्यूल स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा सा होता है, तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा साइड में चला जाता है। तो एनिमल्स में जो है ये सेंटर में बिल्कुल होता है। ओवल और इरेगुलरली शेप के होते हैं, मतलब हो सकते हैं, जैसे कि ल्यूकोसाइट वगैरह में जो है वो लोब स्ट्रक्चर होते हैं, इरेगुलर होते हैं। और इनमें से जो नॉर्मली जो सेल्स होते हैं उनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन आपके जो है मशरूम या ह्यूमन लिवर में 2 या 2 से अधिक सेल्स भी हो सकते हैं। मसल सेल जो है उनमें नॉर्मली मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, और जिन सेल में न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम इनन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं, ठीक है, इनन्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो न्यूक्लियर जो पुलर है, और ह्यूमन आरबीसी में जो है रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो भी मैच्योर, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो भी यंग आरबीसी होते हैं जो तुरंत बने हुए होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं ना, मैच्योर हो जाते हैं सेल्स, तब वो अपने न्यूक्लियस को खो देते हैं। और वो इसलिए खोते हैं ना, ताकि न्यूक्लियस है लार्जेस्ट है तो स्पेस लेगा, तो उस स्पेस को कम करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर पाए, इसीलिए वो क्या करता है, न्यूक्लियस को खो देता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। न्यूक्लियस जो है वो आपका कंट्रोल सेंटर होता है, वहीं से कंट्रोल होते हैं, इसीलिए इनको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो है आपके सारे जो भी बाकी के सब्सटेंसेस होते हैं वो पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेटेड आउट होता है, तो इनके मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इनमें पोरस होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ही बात है। और जो भी सब्सटेंसेस को कहते हैं कि न्यूक्लियस से जो भी सब्सटेंस को अंदर बाहर करना होता है वो इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू करते हैं। तो इवन जो आपके लार्जर मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, पोर्ट से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है आपका न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, जो हमने पढ़ा था कि जो भी फ्लूइड न्यूक्लियस का पार्ट होता है वो न्यूक्लियर प्लाज्म कहलाता है। और उनके अंदर क्या होता है कि एक मटेरियल होता है जिनको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्रोमेटिन होता है यही आपके डीएनए और आरएनए जो बनाता है। तो आपने डीएनए आरएनए पढ़ा हुआ, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आप जो पढ़ते हो ना कि जीन वगैरह की माता से गुण आते हैं, पिता से गुण आते हैं, वो सारा काम जो है ये क्रोमेटिन से ही होता है, जिसको हम क्रोमोसोम से आगे कहते हैं हम। तो जो भी इनहेरिटेंस कहते हैं कि जो भी इनहेरिटेंस होता है, कहते हैं कि सेल डिवीजन के वक्त जो क्रोमेटिन है वो आपके मास मटेरियल जो है नॉर्मली वो आपके क्रोमोसोम वाले जैसे स्ट्रक्चर में इवॉल्व हो जाता है, और उनमें जीन्स होते हैं। और यही जो जीन्स होते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, जो आपके गुण को कैरी करता है, ठीक है, मीन्स पापा के कैरेक्टर को, मम्मी के कैरेक्टर को कैरी करता है, इसी जीन से कंट्रोल होता है। और वो बच्चों में कैसे जाना है ये सारे कंट्रोल ये आपका क्रोमेटिन ही करता है। इसीलिए दैट्स वाई इनको जो है आपको क्या कहा जाता है, जो भी क्रोमेटिन होता है अंदर, इनको न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो बॉडी जो न्यूक्लियस के अंदर जो है आपके बहुत सारे जो हैं आपके एक या उससे ज़्यादा स्मॉलर बॉडीज प्रेजेंट हो सकती हैं, जिनको लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं, या न्यूक्लियोलाई का है, और अगर सिंगल बोले तो न्यूक्लियोलस कहते हैं। अंदर डेंस कलर का होता है, और यहाँ पे अच्छे से एक्चुअली स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा, यहाँ पे आपके ऐसे एक्स शेप्ड के जो है जो क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो कॉपी करते हैं। इसके बाद आपका जो है सेल ऑर्गेनेलीज अगर हम पढ़े जो साइटोप्लाज्म में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, तो सबसे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। इसके बाद हर ऑर्गेनेलीज का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो जैसे सबसे पहले अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया देखो, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्मॉल स्पेरिकल रॉड शेप बॉडीज होता है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में आपका रेस्पिरेशन होता है। ये नॉर्मली क्या करते हैं कि जो भी फूड होता है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है, और उससे जो एनर्जी क्या करती है वो प्रोड्यूस करता है, जिनको आप एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका डीएनए बनता है, सॉरी डीएनए कह रहा हूँ मैं, एनर्जी बनती है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो ऑर्गेनेल आता है वो आपका आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही एक रेटिकुलेटेड मेम्ब्रेन जो है लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है।
और ये जो है आपके ट्यूब्यूल्स और चैनल्स के जो है नेटवर्क्स होते हैं जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये मेनली इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कि जो भी चीज़ न्यूक्लियस से निकल रही है उनको ट्रांसपोर्ट करना, पैकेजिंग करना, ये सारे काम जो है इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि द सेल्स विच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फंक्शन हैव ए लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे सेल जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये जो आप सेल देख रहे हो यहाँ पे, जो आप ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्या होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, ये जो नेटवर्क जो आपके न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपको स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको छोटे डॉट डॉट से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स ही हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होते तो स्मूथ अपीयरेंस होती है, इसीलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसके बाद जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम जो है नॉर्मली आपके ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल से, और नॉर्मली इनका जो ये लिखा है कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है, और जब प्रेजेंट होगा तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यहीं पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर आपका आता है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज जो है आपके टिब्यूल्स और वेसिकल्स से, छोटे छोटे ऐसे टिब्यूल्स से बने होते हैं, साथ में आपके वेसिकल्स होते हैं गोल गोल से। ठीक है, और ये जो मेनली क्या है कि जो भी केमिकल सब्सटेंस जो बनते हैं बॉडी के अंदर, उनको जो है ट्रांसपोर्ट करने में, सेक्रीशन करवाने में, या जो भी चीज़ अंदर आ रही है उनको अंदर लाने में, इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इनका भी काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम, और मेनली ट्रैफिकिंग का काम। जैसे आप ट्रैफिक पुलिस को देखते हो ना कि कौन सी चीज़ को कहाँ जाना है, इधर उधर, तो वो सारा काम करता है ये। इसके बाद आपका आता है वैक्यूल्स। तो मैं जो बता रहा था प्लांट में जो सबसे लार्ज वैक्यूल होता है नॉर्मली, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट में जो है स्कैटर्ड में आपको मिल जाएगा, और नॉर्मली जो है ये आपके प्लांट में सेंटर में होता है। ठीक है, एक लंबा सा वैक्यूल होता है और आपका न्यूक्लियस साइड में होता है। ठीक है, तो वैक्यूल जो होते हैं नॉर्मली आपके सोल्यूबल फूड को क्या करता है, स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है, जितने भी सेल के सेक्रीशंस वगैरह होते हैं उन सबको स्टोर करता है। मीन्स एक तरीके से जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है या जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करके रखता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं या तो नॉर्मली होंगे ही नहीं, या तो अगर होंगे तो वही छोटे छोटे से वैक्यूल्स क्या होंगे, आपके होंगे। तो ये जो नॉर्मली जो है सेल का जो है नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है, ये एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने में कोई हेल्प नहीं करता, इसीलिए जो है इनका कोई रोल नहीं होता। तो ऐसा कहा जाता है कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एनिमल्स में एक्स्ट्रा जो है कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि आपके सेंट्रोजोम्स होता है, आपका लाइजोजोम होता है, और प्लांट्स में आपके प्लास्टिड्स होते हैं। तो इनके अलग अलग रोल्स होते हैं, जैसे कि लाइजोजोम और सेंट्रोजोम जो है सिर्फ एनिमल में पाया जाता है। तो इन जो भी लाइजोजोम्स होते हैं इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। सुसाइड जो आत्महत्या जो टर्म होती है, तो उनको सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सेल को डेथ करना होता है ना, सेल को मरना होता है। जैसे कि मान लिया, अब एक चीज़ आती है कि सेल को क्यों मरना है, जैसे कि मान लिया जाए कि सेल आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब मान लिया जाए कि इस सेल में किसी ने माइक्रोब ने अटैक किया, ठीक है, अब ये इस सेल से इस सेल में जाएगा, इस सेल से इस सेल में जाएगा, तो सेल क्या करता है, खुद ब ही खुद क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। अगर सेल डिस्ट्रॉय होगा तो उसके साथ साथ माइक्रोब भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है खुद से, वो लाइजोसोम करता है, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। सेंट्रोजोम जो है ये मेनली आपके सेल डिवीजन के वक्त क्या करता है, हेल्प करता है। इनमें मेनली एक सेंट्रियोल्स होते हैं जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, सेंट्रियोल्स, RIOLES। तो सेंट्रियोल जो है वो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। एक सेल से आपने पढ़ा ना बाइनरी फिजन में, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, तो नॉर्मली सेल जो है ऐसे ही डिवाइड होता है। तो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है सेंट्रोजोम, ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड जो आपको पता है कि प्लास्टिड में जो है आप अलग अलग तरह के पढ़ोगे, क्रोमोप्लास्ट पढ़ोगे, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ोगे, ल्यूरोप्लास्ट पढ़ोगे, आप जो है क्लोरोप्लास्ट पढ़ोगे। तो ये जो सब्सटेंसेज होते हैं ये नॉर्मली मेनली क्लोरोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को शेप देता है, इसके साथ साथ जो भी सब्सटेंस को अंदर बाहर करना है उनको रेगुलेट करता है। सेल वॉल जो है सेल को शेप देता है, उसके साथ साथ रिजिडिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। न्यूक्लियस जो है आपके जितने भी सेल में एक्टिविटीज़ है उनको रेगुलेट करता है, ब्रेन ऑफ सेल है। इसके साथ साथ जो भी हेरिडिटरी होती है, जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं मम्मी पापा से, उनको भी कंट्रोल करता है।
माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, गोल्जी बॉडी जो है हार्मोन्स या एंजाइम्स का सेक्रेशन में हेल्प करता है या प्रोटीन्स को स्टोर करके रखना है उनमें हेल्प करता है, वैक्यूल जो है जो भी आपके वाटर मिनरल सॉल्ट पिगमेंट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करता है, सेंट्रोजोम वही सेल डिवीजन में हेल्प करता है, प्लास्टिड जो है इनमें आपके पिगमेंट्स होते हैं, नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट भी एक तरह का प्लास्टिड ही है, तो उनमें आपके पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, स्टार्च को स्टोर करके रखता है जिनको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। हाँ, आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, तो प्लास्टिड अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्च को स्टोर करता है वो एमाइलोप्लास्ट होता है। लाइसोसोम जो है आपके इंजाइम्स उनमें होते हैं, हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं जो सेल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको डाइजेस्ट वो कर सकता है। अब देखिए प्लांट्स और एनिमल्स के में डिफरेंसेस क्या होती है। तो ये जो है आपका एनिमल का सेल है, ये आपका प्लांट का सेल है। तो अगर आप सबसे पहले अगर डिफरेंसेस देखो ना, तो सबसे आउटर में इसका सेल वॉल इनमें होता है, इनमें सेल वॉल नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन तो नॉर्मली जैसा होता है वो होता ही है। इसके साथ आप देखोगे कि बीच में आपका एक लार्ज वैक्यूल होता है। नॉर्मली इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं या तो छोटे छोटे होते हैं या तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली वैक्यूल दिखाया नहीं है, ठीक है। इसके साथ न्यूक्लियस जो है ये एक साइड में होता है, इसमें न्यूक्लियस लार्ज और सेंटर में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते ही हैं, इनमें भी होता है, इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सॉरी, ये तो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट है, आपका दिखा रखा है कहीं पे, हाँ ये क्लोरोप्लास्ट है। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और नॉर्मली जो है इनमें कुछ जो है आपके साइटोस्केलेटन, जैसे आप स्केलेटन पढ़ते हो ना, इनमें भी साइटोस्केलेटल सिस्टम्स होते हैं जो सेल को शेप देते हैं एनिमल सेल में, ठीक है। तो वो जैसे कि आप माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह होते हैं, वो सब इनमें पाया जाता है। इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जो है आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आपको नहीं पढ़ना। गोल्जी अपैरेटस इनमें भी होता है, इनमें भी होता है। लाइसोसोम इनमें होता है, इनमें नहीं होता, ठीक है। ये आपके सेंट्रियोल्स हैं जो जिनको मैं बता रहा था, सेंट्रोजोम जो होता है। तो यहाँ पे आपका सेंट्रियोल्स होता है न्यूक्लियस के पास, और ये जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है, लेकिन इनमें आपके नहीं होते, ठीक है। तो यही डिफरेंस दिया रखा है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो इन चीज़ों को आप जो है नॉर्मली पढ़ सकते हो। अब एक आता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, ठीक है, बिफोर, ठीक है, जो बहुत ही पहले बने। कैरियन इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। तो जो भी प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस होते हैं ना, उनको हम वैसे सेल जिनमें प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और वैसे सेल जिनमें यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो इनमें मेनली डिफरेंसेस क्या होता है ना, कि जो भी हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बाहर हमने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस के बाहर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो वैसे न्यूक्लियस जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक वाले न्यूक्लियस कहते हैं, जिनमें आपके प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। बैक्टीरिया वगैरह में क्या देखोगे कि आपका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के चारों बगल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। जो भी न्यूक्लियस के सब्सटेंसेस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ऐसे डिजॉल्व होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, तो उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। उनमें जो है आपका न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। जैसे कि आप बैक्टीरिया के सेल को देखो, इनमें जो है डीएनए वगैरह जो है आपके यहीं पे होते हैं, ठीक है, आपका प्लाज्म वगैरह होता है, और कोई न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और एक चीज़ और डिफरेंस आप याद रख सकते हो कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होगी। जो भी आपने प्लास्टिड, आपने क्लोरोप्लास्ट, आपने माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो पढ़ा वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती, ठीक है। तो ये दो जो मेनली डिफरेंसेस जो है आप इनमें देख सकते हो। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जिनको ये नॉलेज शेयर कर सकते हो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए इस समय, और पढ़ते रहिए। बाय।